वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट। 4.1 करोड़ युवाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा। रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान। आम बजट में उत्तराखंड को बड़ी सौगात। बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर सरकार करेगी मदद। सीएम धामी ने की बजट की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कहा बजट में 5 साल के लिए हमारी दिशा तय। विपक्ष ने मोदी सरकार के बजट को बताया घोर निराशाजनक। कहा बजट में आम जनता के लिए कोई राहत नहीं। सरकार ने जनता के बारे में नहीं किया विचार। हरिद्वार में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक 1 से 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। डीएम धीरज सिंह गबरियाल ने छुट्टी की घोषित। कांवड़ मेले की भीड़ के चलते लिया गया फैसला। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट। देहरादून में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार से अहम खबर सामने आ रही, जहां डीएम धीरज सिंह गबरियाल की बड़ी घोषणा सामने आई है। आपको बता दें 27 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कूलों को बंद रखने के निर्देश डीएम के द्वारा दिए गए हैं। 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश डीएम धीरज सिंह गबरियाल ने दिए हैं। कांवड़ मेले में भीड़ के चलते यह अहम फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद रखने के डीएम ने निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रा में हो रही भीड़ को देखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। कांवड़ में भीड़ के चलते असुविधा के चलते यह फैसला लिया गया। हरिद्वार से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डीएम धीरज सिंह गबरियाल ने अहम फैसला लिया है। 27 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के डीएम ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा चल रही है और ऐसे में किसी भी तरीके की कोई अनहोनी या किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए स्कूलों को बंद रखने और भीड़ भाड़ को कम करने के लिए स्कूलों को बंद रखने के निर्देश डीएम ने दिए हैं। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हरिद्वार से अगली अहम खबर, जहां स्नान करते वक्त गंगा में बहा है कांवड़िया। आपको बता दें एसडीआरएफ की टीम ने युवक की जान बचाई है। बैरागी कैंप के घाट पर यह हादसा हुआ है। मामले का वीडियो वायरल हुआ है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम ने युवक को बहते हुए बचाया है। बैरागी कैंप के घाट पर यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कांवड़ भरने के दौरान यह हादसा हुआ है और कांवड़ भरने के दौरान कांवड़िया बह गया और इस दौरान एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल रेस्क्यू किया है और बहते हुए कांवड़ियों को बचाया है। एसडीआरएफ की टीम ने युवक की जान बचाई है। इस वक्त की यह अहम खबर आपको बता दें। तेज धारा में बहते हुए कांवड़ियों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बहते हुए कांवड़ियों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया है। त्वरित रूप से एक्शन लेते हुए एसडीआरएफ की टीम ने क्विक रिस्पॉन्स करते हुए तुरंत इस कांवड़िए को बचाया है। तो एसडीआरएफ की टीम के द्वारा कांवड़िए को बचाया गया है। बैरागी कैंप के घाट पर यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कांवड़ यात्रा चल रही है, ऐसे में इस तरीके के हादसों से बचने के लिए प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं। एसडीआरएफ की टीम को तैनाती की है और स्नान करते वक्त गंगा में बहते कांवड़ियों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया है। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया है। वित्त मंत्री के रूप में उनका ये लगातार 7वां बजट है। अलग अलग सेक्टरों के लिए उन्होंने कई घोषणाएं की हैं, लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ा है और किस ऐलान ने उन्हें राहत दी है। मोदी 3.0 का पहला बजट संसद में पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार देश में सरकार बनाना ऐतिहासिक रहा है। देश की जनता ने सरकार पर भरोसा दिखाया है। वैश्विक हालात पर महंगाई का असर पड़ा है, लेकिन भारत में महंगाई नियंत्रण में है और 4% के दायरे में है। संबंधित आपको बता दें बजट के इतिहास की अगर खास बातों की अगर बात करें तो बजट 2024 में कई चीजों के तोहफे भी दिए गए हैं। आपको बता दें स्मार्टफोन सस्ते होंगे, चार्जर, कस्टम ड्यूटी कम करने का ऐलान किया गया है। इकोनॉमी की अगर बात किया जाए तो मोदी सरकार 3.0 सरकार के बजट में क्या होगा। टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बड़ी लिमिट
लिमिट बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री ने कांग्रेस के न्याय पत्र 2024 से प्रेरणा ली है। आपको बता दें, बजट पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट में हमने गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर फोकस किया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश कर दिया है। सरकार ने इस बजट में किसानों, युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सराहनीय बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बजट में 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। बजट के जरिए सरकार ने युवा, गरीब, किसान, महिला जैसे हर वर्ग को राहत दी है। उनके लिए प्रावधान किए गए हैं। आज का जो बजट देश के लिए आया है, उस बजट को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ये बजट ऐतिहासिक बजट है, ये दूरदर्शी बजट है, समावेशी और सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही बजट है। और निश्चित रूप से जो भारत की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 सालों के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार देश के अंदर बनाई है, उस सरकार का ये 5 सालों के अंदर किस प्रकार से काम होने वाला है, किस प्रकार से विकास की योजनाएं चलने वाली हैं, किस प्रकार से भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला है, ये बजट उसका एक स्वरूप है। और इसके लिए मैं निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि विकसित भारत का जो संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करने में ये बजट मददगार साबित होगा। और लोकप्रिय मोदी सरकार का ये लोक कल्याणकारी बजट देश के हर वर्ग को, हर नागरिक को राहत देने वाला बजट है। इस बजट में युवा, गरीब, श्रमिक, महिलाएं, किसान, सभी वर्गों की विशेष रूप से चिंता की गई है, उसका समावेश किया गया है। हर किसी के लिए आगे बढ़ने के लिए उसका नियोजन किया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए संसद में बजट प्रस्तुत किया है। जहां भाजपा इस बजट को विकसित भारत की अपेक्षाओं के अनुरूप बता रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे निराशाजनक बताया है। बजट को कांग्रेस ने मध्यम गरीब वर्ग पर आर्थिक मार बताते हुए कहा कि इसमें महंगाई, बेरोजगारी को कम करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। साथ ही बताया कि उत्तराखंड को इस बजट से कई उम्मीदें थीं जो पूरी नहीं हुई हैं। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने इसको लेकर कहा कि उत्तराखंड में दैवीय आपदाओं को लेकर इस बजट में कुछ भी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के 354 गांव से ये गांव आपदा की जद में, उनके पुनर्वास की भी इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज आया है, उस बजट ने सबसे बड़ी मार मध्यम वर्ग पर की गई है, गरीब को पर की गई है, टैक्स की भरमार की गई है इस बजट। और जो नौकरी पेशा आदमी है उसको सबसे बड़ा नुकसान इस बजट से होगा, और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ा नुकसान इस बजट में है। महंगाई की कहीं बात नहीं की, बेरोजगारी की कोई बात नहीं कही गई है, और किसानों के हित में कोई बात नहीं कही गई। हम MSP की बात कर रहे थे, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। अग्निवीर के लिए कोई बात नहीं कही गई है। और उत्तराखंड के हाथ तो बहुत बड़ी निराशा लगी है। दैवीय आपदा के संबंध में हमारे लिए कोई प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ जो दैवीय आपदा के जद में कुछ गांव हैं, 352 गांव हैं, उन गांवों के पुनर्वास की कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून के पुरकुल में सैन्य धाम के निर्माण पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब सैन्य धाम का काम शुरू हुआ उस समय प्रोजेक्ट की लागत 48 करोड़ थी। अब इसकी लागत 100 करोड़ के पार पहुंच गई है। जिस ठेकेदार को 100 करोड़ का काम दिया गया उसकी क्षमता सिर्फ 56 करोड़ के काम की थी। टेंडर प्रक्रिया में भी गड़बड़ी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदार को 7.75 करोड़ के कई काम बिना टेंडर के आवंटित किए गए। धाम शब्द एक बहुत ही ग्रेविटी वाला शब्द है, बहुत ही ज्यादा महत्व वाला शब्द है, क्योंकि सीधे सीधे अध्यात्म से और आस्थाओं से जुड़ा हुआ शब्द है। प्रधानमंत्री मोदी यहां आए और उत्तराखंड को सैन्य प्रधान
प्रदेश देखते हुए, जानते हुए उन्होंने शहीदों की याद में बनने वाले शौर्य स्थल को, स्मारक को सैन्य धाम यानी 5वां धाम उत्तराखंड का उसका नाम दे दिया। हमने स्वागत किया क्योंकि शहीदों का वाकई बहुत बलिदान है इस देश के लिए, तो उन बलिदानियों के नाम पर सैन्य धाम बनने का हमने स्वागत किया। लेकिन आज अब 2 साल बीत जाने के बाद कुछ हमारे पास संज्ञान में कुछ तथ्य आए हैं, आरटीआई के माध्यम से कुछ दस्तावेज आए हैं जिनसे पता चल रहा है कि ये पूरी की पूरी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। कांवड़ियों के वेश में आने वाले हुड़दंगियों से पुलिस निपटेगी। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि कांवड़ यात्रा एक तीर्थ यात्रा है और सभी को भक्ति भाव के साथ कांवड़ यात्रा करनी चाहिए। सोमवार शाम हरिद्वार पहुंचे डीजीपी अभिनव कुमार ने कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भाजपा ने मेला क्षेत्र का, आपको बता दें, मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को, आपको बता दें, डीजीपी ने निर्देश दिए। मेला नियंत्रण भवन में बने कंट्रोल रूम का डीजीपी ने निरीक्षण करते हुए डीजीपी ने जिला पुलिस के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि इस बार की कांवड़ यात्रा भी हर साल की तरह सकुशल संपन्न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि कुछ उपद्रवी तत्व जो कांवड़ियों की भीड़ में आकर उपद्रव करते हैं, शांति व्यवस्था को भंग करते हैं, उनसे पुलिस सख्ती से निपटेगी। यही अनुरोध रहेगा कि ये एक तीर्थ यात्रा है और तीर्थ यात्रा एक भाव के साथ, एक श्रद्धा भाव के साथ संपन्न की जाती है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार के हुड़दंग का या उपद्रव का कोई स्थान है। और मुझे लगता है कि अधिकांश जो शिव भक्त यहाँ आते हैं वो अच्छी भावना के साथ ही आते हैं, तीर्थ की भावना के साथ, सही भाव के साथ आते हैं। हो सकता है उनमें कुछ उपद्रवी तत्व, कुछ असामाजिक तत्व उसमें शामिल होकर उसको बदनाम करने का प्रयास करें, लेकिन ऐसे उपद्रवी तत्वों से हम निपटने के लिए तैयार हैं। और मेरा मानना ये है कि हमारे अधिकांश 99% हमारे कांवड़ यात्री जो है अच्छी श्रद्धा के साथ, अच्छी भावना के साथ जाते हैं और यहाँ हम उनका स्वागत भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं और उनकी यात्रा सकुशल संपन्न कराने का संकल्प भी लेते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बम बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा का सिलसिला लगातार जारी। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हरियाणा सरकार में मंत्री रहे रामविलास शर्मा अपने परिवार के साथ 41वीं कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंचे। उनके आगमन पर स्थानीय विधायक मदन कौशिक ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। लोग बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए कांवड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में भी कांवड़ियों के स्वागत में आयोजन किए जा रहे हैं। हरियाणा से आए रामविलास शर्मा ने इस मौके पर कहा कि कांवड़ यात्रा उनकी आस्था का प्रतीक है और वे हर साल इसमें भाग लेते हैं। विधायक मदन कौशिक ने भी कांवड़ियों के स्वागत के दौरान कहा कि यह यात्रा हरिद्वार की संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पंजाब केसरी लगातार कांवड़ियों का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य इस रूप में है कि हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बहुत वरिष्ठ नेता, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय रामविलास शर्मा जी स्वयं कांवड़ लेकर यहाँ से शुरू हुआ है। उनको आज उनका स्वागत भी किया और उनके साथ अन्य कांवड़ियों का स्वागत भी हमें करने का अवसर मिला। मैं इस अवसर पर सभी कांवड़ बंधुओं का, जो हमारे बंधु हैं, उनका स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से आप आज सावन मास में साक्षात्कार एक शिव के रूप में आपका जगह जगह जो अभिनंदन है। और हरि का द्वार है ये, गंगा जी का धार है ये। और आज पूर्णिमा के दिन 4 करोड़ कावड़ हरिद्वार से उठती है। और मैं मदन कौशिक जी, जो मेरे भाई भी हैं और 6 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, 3 बार उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने जिस तन्मयता से यहाँ कावड़ियों के ऊपर फूल बरसाए हैं। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। हरिद्वार के भादराबाद थाना क्षेत्र में लगातार कांवड़ यात्रियों का हुड़दंग देखा जा रहा है। ट्रक से हल्की टक्कर लगने पर ट्रक ड्राइवर को पीट दिया और ट्रक में तोड़फोड़ किया। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना बधेड़ी राजपुताना क्षेत्र में हुई। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कांवड़ यात्री किस प्रकार से ट्रक के शीशे को तोड़ रहे हैं। इस घटना से पुलिस व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए। थाना क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाओं
घटनाएं बार बार हो रही हैं, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं और प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। मामले में थाना अध्यक्ष नरेश राठौर ने बताया कि घटना उनके संज्ञान में नहीं है, किसी प्रकार की कोई शिकायत भी नहीं मिली। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। रामनगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने मंगलवार को रामनगर में पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा केदारनाथ धाम की जो स्थापना दिल्ली में एक ट्रस्ट द्वारा कराई जा रही है, इसके विरोध में 24 जुलाई से 4 अगस्त तक उत्तराखंड में कांग्रेस द्वारा केदारनाथ प्रतीक्षा पदयात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा कल 24 जुलाई को हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी से शुरू की जाएगी तथा 4 अगस्त को केदारनाथ में समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि यात्रा में शामिल कार्यकर्ता प्रतिदिन 25 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से सरकार की पोल खोलेंगे और कहा कि आज प्रदेश सरकार सनातनियों के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ कर रही है। देखिए, जिस तरह से दिल्ली में एक संस्था ने बुराड़ी में केदारनाथ धाम के नाम से एक ट्रस्ट बना के और उसको ज्योतिर्लिंग घोषित करके वहाँ शिलान्यास कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने शिरकत की, लेकिन जब पंडा पुरोहित समाज जो है चारों धामों का, उसने इसका विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, तो अब सरकार बैकफुट पे है और तमाम तरह के बहाने बना रही है। कह रही है कि हम ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं कि जो कोई भी उत्तराखंड के धामों मंदिरों का प्रतिरूप या उसकी कॉपी नहीं कर पाएगा। पहले तो देश के स्तर पर विधानसभा कोई या राज्य सरकार कोई कानून नहीं बना सकती, जो हमारे संघीय ढांचे में व्यवस्था है, जो हमारे संविधान में व्यवस्था है। कोई ऐसा कानून बनाना है तो उनको पार्लियामेंट में वो कानून लाना चाहिए, केंद्र में भी उनकी सरकार है। और दूसरा, जब इस मुद्दे पर हमने विरोध किया और भाजपा उल्टा हम पे राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल के बलिया नाले के बाद अब आलू खेत की पहाड़ी पर खतरे के बादल मंडराने लगे। आपको बता दें, आलू खेत की पहाड़ी पर बलिया नाले में हो रहे कटान से गांव के आसपास से धंसाव और पहाड़ी गिरने का खतरा बढ़ गया है। हालात ये हैं कि इस बारिश में कुमाऊं को जोड़ने वाले वीर भट्टी पुल के नीचे कटान से खतरा बन रहा है, तो वहीं आसपास के घरों सहित ऊपरी इलाके भी खतरे की जद में। स्थानीय लोगों ने सिंचाई विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में बलिया नाले से हो रहे भू कटाव रोकथाम के कार्य के लिए सरकार ने 177 करोड़ में ट्रीटमेंट का काम फिर से शुरू किया, तो उसके बाद नए भूस्खलन होने से इस क्षेत्र में स्थिति बिगड़ रही। हालांकि जिला प्रशासन दूसरे चरण में काम कराने की बात कह रहा है। मतलब काम के नाम पर तो खाली कागजों का काम है। आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या क्या स्थिति हो गई है। पूरे नाले को नहर में तब्दील कर दिया गया है। बलिया नाला अभी बरसात के हैं और डांट खुले नहीं है। और आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े बोल्डर देखिए आप कैसे बहे हुए हैं। देखिए ये नज़ारा आप देखिए। और ये पूरा नया भू संग्रह हो रहा है। देखिए पहाड़ी देखिए, ये इधर ये बिरभट्टी वाला साइड भी ने ले लिया है, दुर्गापुर वाला है। इसी के ऊपर से सरस्वती विहार स्कूल है और पूरा कृष्णापुर का इलाका है इसके ऊपर से। बलिया नाला वाला जो एरिया है उसमें काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है। वहाँ एक एरिया का प्रोटेक्शन अभी टेकअप किया गया है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है। उसके बाद जो एरियाज छूटे हुए हैं जिनमें संवेदनशीलता लगातार बनी है, उनको भी टेकअप किए जाने का प्लान है। अब रुक रही है अगली अहम खबर का। हल्द्वानी में पिछले दिनों हुई भारी बरसात के चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। लगातार हो रही बरसात की वजह से अब शहर में संक्रामक रोगों का खतरा भी मंडरा रहा है। लिहाजा जल निगम प्रशासन में जलभराव वाले इलाके से जल निकासी और एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग का काम भी शुरू कर दिया है। उपनगर आयुक्त तुषार सैनी ने बताया कि संक्रामक रोग शहर में न फैलें, इसके लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश प्रशासक द्वारा दिए गए हैं। उसी के आधार पर एंटी लार्वा और छिड़काव की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मानसून सत्र शुरू होने से पूर्व ही प्रशासक महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि कहीं पे भी अगर वाटर लॉगिंग की समस्या आती है तो उसको हम तत्काल उसको हटाएं। जिस प्रकार कार्रवाई कर भी रहे हैं अपने पंप्स के द्वारा, मशीनों के द्वारा। जहाँ भी हमें वाटर लॉगिंग की शिकायत मिलती है उसको हम तत्काल हटाने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ पे भी वाटर लॉगिंग हो रही है वहाँ पे हमारे जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी है उनके द्वारा
लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है और वाटर उसमें एंटी लार्वा और फॉगिंग दोनों ही कार्रवाई लगातार हमारी